में आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जाए, रोजगार को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, विकास की गति, विकास की रफ्तार को कैसे बढ़ाने का काम किया जाए। और उसके लिए सरकार ने जो अब तक का रूट मैप बनाया है, जो प्लान बनाया है, हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट भी आया था, उसमें जो कुछ प्रावधान किए गए हैं, सभी विषयों को लेकर वहां पे विस्तृत रूप से चर्चा होगी। और जैसा कि आप जिक्र कर रही थी कि केंद्रीय बजट भी जो आने वाला है, उसको लेकर भी केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जब देश का बजट तैयार होता है तो सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनसे बातचीत होती है, सभी राज्यों की जरूरतों को, आवश्यकताओं को समझने की कोशिश की जाती है और फिर उसके हिसाब से जो फंड का एलोकेशन है वो कहीं ना कहीं किया जाता है। तो बजट सत्र के पहले, संसद के बजट सत्र के पहले ये जो मुलाकात है वो अपने आप में बेहद खास हो जाती है। और इसके अलावा केंद्र से संबंधित जो मध्य प्रदेश में लगातार कई सारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे पीएम आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो और भी अन्य बहुत सारी जो योजनाएं, चाहे ट्राइबल क्षेत्र की बात करें या फिर सुरक्षा के क्षेत्र में बात करें, तो उस लिहाज से भी सीएम का ये दौरा जो है वो बेहद खास माना जा रहा है। और इन तमाम बातों को लेकर आज वो विस्तृत रूप से आला कमान से और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। जी ठीक है, वासु बने रहिए। तनु भी हमारे साथ जुड़ी है। तनु, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और ओपी चौधरी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, वो दिल्ली के दौरे पर हैं। क्या उद्देश्य है इस बार दिल्ली के दौरे का और कितना अहम होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद से ही छत्तीसगढ़ में साई कैबिनेट में बदलाव होने की चर्चा जो है वो चल रही है और नए चेहरे कौन होंगे इसको लेकर तमाम तरह के कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। और इसी बीच अब सीएम साय एक बार फिर जो है दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम साय दिल्ली में केंद्र के संगठन के बड़े नेताओं से जो है वो मुलाकात करेंगे। और इस बार सीएम साय जो है अकेले दिल्ली नहीं जा रहे हैं। पिछले 3 हफ्ते की हम बात करें तो ये सीएम साय का दूसरा जो है दिल्ली दौरा है और सीएम साय के साथ में डिप्टी सीएम विजय शर्मा, डिप्टी सीएम अरुण सौ और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी जो है वो मौजूद रहेंगे। करीब रात में 8:30 बजे के आसपास दोनों डिप्टी सीएम जो है वो एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और शीर्ष नेताओं से सीएम साय जो है मुलाकात करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर संगठन के नेताओं को जो है जानकारी दे सकते हैं, साथ ही केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरह से किया जा रहा है इसका फीडबैक वो वहां पर दे सकते हैं। साथ ही कैबिनेट विस्तार को लेकर भी जो है चर्चा हो सकती है। इसके अलावा केंद्र का जब बजट पेश होगा तो इसको लेकर भी तमाम जो है चर्चा हो सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी जो है दिल्ली दौरे पर है। तो इस तरह के तमाम जो जानकारी है वो फिलहाल सामने आ रही है कि इन तमाम मुद्दों पर केंद्र के नेताओं से जो है छत्तीसगढ़ को तो लेकर है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन वासु मध्य प्रदेश के लिए भी क्या कुछ ऐसी चर्चा होगी कमलेश शाह को लेकर? क्योंकि इससे पहले रामनिवास रावत को कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया, लेकिन कमलेश शाह पर अभी मामला टिका हुआ था ताकि उपचुनाव हो जाए, रिजल्ट्स आ जाए, उसके बाद कुछ विचार किया जाए। तो क्या आज उस पर भी चर्चा संभव है? अब बिल्कुल देखिए, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश में 1 हफ्ते पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। रामनिवास रावत को मंत्री पद की, कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई और अब ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जल्द ही मध्य प्रदेश में 2 और सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भी हो जाएगा। बुधनी और विजयपुर सीट जो जहां पर इस्तीफे जो है वो हो चुके हैं और इस्तीफे स्वीकार भी हो गए हैं। अब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करे उससे पहले बीजेपी भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। उपचुनाव के लिहाज से भी ये दौरा बेहद खास है और कमलेश शाह चुनाव जीत कर आए हैं, तो क्या बीजेपी में आने के बाद जो उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता है उसका इनाम उन्हें मिलेगा? क्या उन्हें कैबिनेट में यानी अभी अटकलों का बाजार गर्म है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कितना अहम होने वाला है आज का दौरा, और दौरे के बाद ही पता चलेगा कि किन मुद्दों पर बात हुई है केंद्र नेतृत्व से दोनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए। पेंड्रा की बात करेंगे, जहां बेटे ने मां की हत्या कर दी। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर उसने मां की ही हत्या कर दी। पीट पीट कर मां की हत्या की है और हत्या का आरोपी बेटा 1 घंटे में ही गिरफ्तार भी हो गया। कलयुगी बेटा जिसने मां की हत्या कर दी, शराब के लिए पैसे नहीं दिया मां ने, और इसी बात पर गुस्सा होकर, आक्रोश में आकर उसने मां को पीटा और इतना ज्यादा पीटा कि मां की हत्या ही कर दी।
और अब खबर बिलासपुर की है, जहां धान खरीदी केंद्र में करोड़ों के हेराफेरी का मामला सामने आया। धान खरीदी केंद्र में 1,53,00,000 रुपए की गड़बड़ी हुई है। खरीदी प्रभारी और ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर के निर्देश जारी किए गए हैं। खरीदी केंद्र में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। जांच में 4,950 क्विंटल धान में गड़बड़ी मिली थी और धान खरीदी केंद्र में हेराफेरी को लेकर अब संज्ञान लिया गया है। 1,53,00,000 रुपए की गड़बड़ी का पूरा मामला है। तो धान खरीदी केंद्र में 1 करोड़ से भी ज्यादा का गबन और इस मामले में अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बिलासपुर से यह मामला, धान खरीदी में करोड़ों की हेराफेरी की गई है और साथ ही आपको बता दें कि 1,53,00,000 रुपए की गड़बड़ी बताई जा रही है। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, गड़बड़ी का ये पूरा मामला क्या है, कैसे की गई, कैसे खुलासा हुआ? देखिए, ये पूरी जो घटना है मस्तूरी ब्लॉक के धान खरीदी केंद्र गोंडा डी का मामला है। यहाँ धान खरीदी केंद्र प्रभारी जो है प्रकाश लहरे और उसका जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है योगेश, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। चूंकि जिस समय धान खरीदी की जा रही थी उसमें लगातार इनके खिलाफ गड़बड़ी की शिकायत जो है वो मिल रही थी और यही वजह है कि विभाग जो है इस मामले की पूरी जांच कर रही थी। संयुक्त जांच टीम में ये निकलकर सामने आया कि 49,000 लगभग 4,950 क्विंटल जो धान की गड़बड़ी है वो इन केंद्रों में मिली थी। जांच में दोषी पाए जाने के बाद कलेक्टर अवनीश शरण ने इन पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। क्योंकि ये लगातार देखा जा रहा है प्रदेश में कि जहां जहां भी धान में खरीदी में गड़बड़ी की गई है वहां पर लगातार जो प्रशासन है वो एक्शन ले रहा है। इसी कड़ी में मस्तूरी ब्लॉक के धान खरीदी केंद्र गोंडा डी का भी एक मामला था जिसमें कलेक्टर ने बड़ा एक्शन लिया है, एफआईआर दर्ज निर्देश दिए हैं। जी ठीक है उमेश, लेकिन सवाल ये कि इस तरह के खरीदी केंद्र में क्या कोई सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं थे या फिर यहाँ पर किसी की नजर नहीं थी? देखिए, धान खरीदी केंद्रों बड़ी जो होता है वो धान के तौल पर होता है और जब किसान धान लेकर वहां पर पहुंचता है तो 1.5 से 2 किलो के जो धान की तौल की जाती है उसमें लगातार गड़बड़ी की जाती है। इसके अलावा जो धान समिति केंद्रों में रखी जाती है स्टॉक में, वहां पर ये देखा जाता है कि धान को सूखता बताकर वहां से धान की बोरियां कम कर दी जाती है या फिर ये बता दिया जाता है कि जो धान है उसको चूहे खा गए। इस तरीके से धान में लगातार गड़बड़ी की बिल्कुल इस तरह के बहाने जो हैं बनाकर जो ऑपरेटर्स और प्रभारी होते हैं वो गबन करते हैं। बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी साझा करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जलवायु परिवर्तन का खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब जरूरत है एक बड़े बदलाव की और इसका आरंभ होगा 140 करोड़ भारतीयों से। ये क्रांति शुरू होगी एक पेड़ से। एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ इस धरती माँ के लिए, एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए। प्रोजेक्ट वन ट्री न्यूज